हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। देखो, हमने वेक्टर की सारी थ्योरी डिस्कशन कर ली है। अब हम वेक्टर के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके जेई के एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो पूछे जाने की एक्सपेक्टेशन है, उस सारे क्वेश्चन को मर्ज करके एक वर्कशीट तैयार करते हैं और फिर उस वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न हमारा हर चैप्टर में चलेगा। पहले हम लोग थियरी देखेंगे। जब थियरी देख रहे थे तो वहाँ पर भी हमने कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ पर कवर करे हैं जो उससे रिलेटेड थे। हो सकता है कि इस वर्कशीट में थियरी के भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो। तो अगर आपने पूरी वेक्टर की थियरी कंप्लीट कर ली है तो आप इस वर्कशीट को जरूर आप ट्राई करें, इसको देखें, सॉल्व करें। इसमें सारे नीट जेई के रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो सारे डाले गए हैं। देखो, नीट के जो स्टूडेंट हैं वो अगर पहले की बात करें तो इस वर्कशीट में कुछ ऐसे सवाल हैं जो उनको मतलब उनके लेवल का नहीं है। बट इस साल के एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें जो भी सवाल आए हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेई मेंस के पैटर्न का है। अगर 45 सवाल है तो उसमें से 35 सवाल ऐसे हैं जो जेई मेंस के पैटर्न के हिसाब से हैं। तो आपको जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। अब आप कहोगे सर जेई मेंस का पीवाईक्यू इतना ढेर सारा पर चैप्टर 100 या 200 क्वेश्चन होते हैं, वो सब कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। वो जितने भी उसमें से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो नए कॉन्सेप्ट पर बन रहे हैं वो सारे सवाल आपके शीट में यहाँ पर कवर अप होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, शीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि एक वेक्टर है मेरे पास, मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस। ठीक है, तो मान लेते हैं वेक्टर मेरा आर है, वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। तो इस वेक्टर का अगर मैं y कंपोनेंट लिखूं तो आर वाई इसका जो मैग्नीट्यूड है ये मुझे दिया है 2√3। बोल रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर आर एक्स आएगा कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड मेरे से पूछा हुआ है। ठीक है, मैंने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसका कंपोनेंट करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जब किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट करेंगे तो जब हम एंगल की तरफ जाते हैं तो इधर वाला कंपोनेंट जो आ जाएगा, सपोज मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आर है। ठीक है, तो आर कॉस 30 लिखेंगे, एंगल की तरफ जाएंगे तो कॉस का एंगल आता है, जब उसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो साइन में आएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा आर साइन 30 डिग्री। मुझे साइन की तो वैल्यू पता है, अगर आर पता होता तो मैं कैलकुलेट कर लेता। तो उसके लिए मेरे पास दिया है कि जो आर वाई है इसका मैग्नीट्यूड मुझे 2√3 दिया है। तो मैं लिखूंगा आर कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2√3। मुझे बताओ आर और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट का 3/2 इज इक्वल टू 2√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4। मेरे से पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट क्या आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट है आर साइन 30 डिग्री। मेरे पास आर की वैल्यू आ चुकी है 4, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। कितना ये आ गया हमारा x कंपोनेंट। ठीक है, तो इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास कितना है 2। दैट आंसर विल बी डी। ठीक है, समझ आई बात यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखो सिंपल, जब हमने वेक्टर कंपोनेंट करा था तो उस कंपोनेंट से रिलेटेड ये सवाल पूछा हुआ। भाई कंपोनेंट में हम क्या करते थे, अगर जिनको नहीं आया समझ में तो वो देख लें। जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ए एंगल थीटा है, तो इसका जब कंपोनेंट करेंगे तो आर एक्स का मतलब x कंपोनेंट जो आ जाएगा आर कॉस थीटा आ जाएगा, और y कंपोनेंट जो आ जाएगा आर साइन थीटा आएगा। अब आप बोलोगे सर आप पिछले सवाल में तो कॉस का कंपोनेंट इधर लिखे, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अब की बार एंगल है वाई एक्सिस से बना रहा। तो जब एंगल वाई एक्सिस से बना रहा, जहां से बना रहा एंगल उसकी तरफ जाओगे तो कॉस का आएगा। यहां पर जरा देखो, मैं एंगल कहां से ले रहा हूं, एक्स एक्सिस से, इसलिए इधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आया। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। कई बार बच्चा रट लेता है कि एक्स की तरफ जो आएगा कॉस थीटा, वाई की तरफ साइन थीटा आएगा। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको एंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एंगल कहां से बन रहा। अगर वाई एक्सिस से एंगल बन रहा है तो वाई एक्सिस की तरफ कॉस का कंपोनेंट आएगा और x की तरफ साइन का कंपोनेंट आएगा। अगर एंगल x एक्सिस की तरफ बन रहा है तो x की तरफ आएगा कॉस का कंपोनेंट और y की तरफ जाएगा साइन का कंपोनेंट। डिपेंड करेगा एंगल कहां से आपको गिवन है। समझ आई बात यहां तक। चलो, तो ये कंपोनेंट पर एक ठीक ठाक सवाल था जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर।
मुझे बोल रहा है कि एक वेक्टर है P और दूसरा वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है Q, ठीक है। एक Q वेक्टर दिया, बोल रहा है कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस P। तो जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताया था कि अगर मुझे P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है, तो P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर कह रहा है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस P। तो P क्रॉस Q की डायरेक्शन में अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पैरेलल टू द P क्रॉस P, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो P क्रॉस Q के पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये जो P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर है इसी का यूनिट वेक्टर निकाल दूं, तो बताओ इसी का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं तो ए यूनिट वेक्टर क्या P क्रॉस Q के डायरेक्शन में होगा? भाई देखो, एक वेक्टर मेरे पास इधर है, एक वेक्टर इधर, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला दोनों का, सपोज मान लेते इधर आया, ऊपर की तरफ मान लो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि इसका यूनिट, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो इसी के डायरेक्शन में हो। तो मैं अगर इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लूँ तो क्या इसी के डायरेक्शन में आएगा? भाई यूनिट वेक्टर का काम क्या, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर P क्रॉस Q के डायरेक्शन में बोल रहा था, P क्रॉस Q का ही यूनिट वेक्टर निकाल लो। और P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। समझ आई बात? भाई देखो, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास? किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, आप जो वेक्टर दिया है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब सबसे पहले मुझे निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं निकालूंगा चल के P क्रॉस Q का क्रॉस प्रोडक्ट और देखूंगा कि क्या आएगा मेरे पास। तो मैं लिखूंगा I J और K। भाई क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते थे हम लोग, ठीक है। अच्छा, पहले लिखा है P, तो P का कोफिशिएंट डालोगे 3√3 और 2, और फिर Q लिखा है 4√3 एंड 2.5 लिखा था, इसको मैं 5/2 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, इसी ऑर्डर में साइन चलता है, ठीक है। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना कि जो मैंने कंपोनेंट डाला है यहाँ पर, जो बेसिकली कोफिशिएंट डाला है IJK का, उसको मुझे किसके साथ डालना होगा? साइन के साथ डालना होगा। अब यहाँ पर सारे पॉजिटिव थे तो मैंने पॉजिटिव डाल दिया। इसको मैं सॉल्व करूंगा, सबसे पहले I लूंगा। आपको पता है कि जब I लेते हैं तो क्या होगा, AI वाला और J वाला कोफिशिएंट छूट जाएगा, तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 5√3/2, और माइनस करके इधर मल्टीप्लाई बनेगा तो हो जाएगा 2√3। माइनस का J लेंगे तो ये वाला लाइन छोड़ेंगे, अब की बार हम ये वाला लाइन छोड़ेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 × 5/2, तो ये हो जाएगा 15/2, माइनस 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का K कैप आएगा, और K कैप आएगा तो इसको छोड़ोगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3√3, माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4√3, ठीक है। तो इसको जरा और आगे सॉल्व करते हैं, तो P क्रॉस Q जो मेरे पास आ जाएगा ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 5√3 माइनस 4√3 हो जाएगा, √3 बचेगा, √3/2 I कैप हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 15/2 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 × 2 16 हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 15 माइनस 16, माइनस का 1/2 और माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो प्लस का J/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 3√3 माइनस 4√3 क्या हो जाएगा, माइनस का √3 K कैप बचेगा। तो ये मेरे पास आ गया क्या, ये मेरे पास आ गया P क्रॉस Q, और मुझे क्या चाहिए, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैं इसका नीचे मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने बताया था कि I वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर करके लिख दो, प्लस J वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर करके लिख दो, प्लस K वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर करके लिख दो। तो I वाले का स्क्वायर करके लिखोगे तो 3/4 हो जाएगा, J वाले को लिखोगे 1/4 हो जाएगा, प्लस से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन सबको ऐड करोगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 16/4 होगा। रूट में ये आ जाएगा 16/4, देखो 4 3 जा 12, 12 1 13, 13 और 3 16, इसको बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा अपना 4/2, ठीक है। ये बन गया 4/2, ठीक है। अब सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो P क्रॉस Q मेरे पास आएगा √3/2 I कैप प्लस J/2 आया है, माइनस का √3 K कैप आया है, होल डिवाइड बाय P क्रॉस Q, तो मतलब 4/2।
अब ये 2 एकदम ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये बन जाएगा 2 बन जाएगा ना, तो इसको ऊपर ले ही क्यों जाना है, डायरेक्ट यहीं से कैंसिल आउट करेंगे अपन, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2, तो नीचे आ जाएगा 2 सीधे सीधे। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं। ये हो गया रूट का 3/2 आई कैप प्लस का j/2 और माइनस का √3 के कैप होल डिवाइड बाय 2। एक काम करें, हमसे पूछा √3 आई कैप माइनस का 2√3 के कैप, अच्छा यहाँ पर जे कैप गायब कर दिया ना इन्होंने, तो यहाँ पर लिखा है प्लस का j/2 भी आएगा यहाँ पर। ये टाइपिंग में ना एरर है, जरा इसको समझ लेना सब लोग। यहाँ पर बीच में j/2 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बना, 1 मिनट, इसका जो सवाल टोटल बन जाएगा j बनेगा और यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो एक काम करें, पहले एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा √3, एक काम करते हैं इधर से 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा √3 का आई कैप प्लस का j और माइनस का इधर देखोगे तो 2√3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 है, 2 आके इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये बन जाएगा 1/4 और ब्रैकेट में √3 आई कैप प्लस j माइनस 2√3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तब देखो कंपेयर करो, √3 आई प्लस j माइनस 2√3 के कैप आएगा, और ये दिया हुआ है कि 1/x टाइम्स ऑफ, यही वेक्टर इधर दिया है, तो ए वेक्टर इधर दिया है, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आपके पास यहाँ से देखो x की वैल्यू जो निकल के आई 4 आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 4। बताओ समझ में आई या नहीं आई बात। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा था कि हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q, तो मैंने क्या करा कि एक p क्रॉस q की डायरेक्शन में निकालना था, तो मैं उसी का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब उसी का यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब कि p क्रॉस q वेक्टर निकालो और उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो सिंपली, उसके बाद कैलकुलेशन करा, मेरे पास x की वैल्यू मिल गई 4। समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर सबको? चलो अच्छा, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे से बोल रहा है कि 2 वेक्टर p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ m मेरे से पूछा है। तो मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसकी कंडीशन क्या होती है, p डॉट q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अच्छा, तो जरा यहाँ से निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर p मुझे दिया हुआ है i प्लस 2m j कैप प्लस m के कैप दिया हुआ। ठीक है, और वेक्टर q मेरे पास दिया हुआ है, वेक्टर q दिया 4i माइनस 2j प्लस m के कैप दिया हुआ। ठीक है, मुझे p डॉट q निकालना है, तो पहले p डॉट q निकालते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट लेते समय हम क्या करते हैं, पहले के i का कोफिशिएंट और दूसरे के i का कोफिशिएंट विद साइन मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सेम j के साथ करेंगे और सेम k के साथ करेंगे। ठीक है, अच्छा क्यों, क्योंकि i डॉट j परपेंडिकुलर 0 हो जाता है, i डॉट k परपेंडिकुलर 0 हो जाता है। सारी थियरी मैंने थियरी वाले पोर्शन में डिस्कशन करा है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो जाके वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 हो जाएगा, -2 यहाँ है और 2m यहाँ पर है, तो माइनस का 4m हो जाएगा, यहाँ पर m है और m है, तो क्या हो जाएगा प्लस का m स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 के इक्वल हो गया। अब अगर मैं इसको देखूं तो क्या है, m-2 का होल स्क्वायर लिखा है और ये 0 के इक्वल है, तो m-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ आए? इसको मैंने 0 से इक्वेट क्यों करा, क्योंकि परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। समझ आई बात? तो यहाँ से ऑप्शन हमें क्या मिल गया, ऑप्शन मिल गया सेकंड वाला। क्लियर बात सबको? चले भाई आगे यहाँ से, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे दिया हुआ है, बोल रहा है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा मुझे बताना है। तो मैंने ये बताया था, इसका शॉर्टकट ये है कि अगर किसी एक वेक्टर का, सपोज मान लो कि ऐसे एक वेक्टर मेरे पास है, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन अगर इस पे 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, जरा इसको इधर समझते हैं। ये मान लो कि एक्स एक्सिस है या एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, ए है वेक्टर,
बी मेरे पास, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कि बी का प्रोजेक्शन अगर मैं ए पर लेता हूं तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगा कि इसकी परपेंडिकुलर शैडो इस पे कितना पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, मैंने इस वेक्टर बी को इधर कर दिया तो अब परपेंडिकुलर शैडो ए हो गई। मैंने वेक्टर बी को बिल्कुल सीधा कर दिया, बिल्कुल सीधा कर दिया, तो बताओ ये जो परपेंडिकुलर शैडो है तो नीचे जाएगी। क्या वेक्टर बी पे कोई पोर्शन पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर 0 है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, तो बस इसका मतलब कि ये भी सेम ही सवाल है कि ए और बी वेक्टर जो है आपस में, मतलब ए वेक्टर और ए वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, इसको मैंने वेक्टर ए बोल दिया, इसको मैंने वेक्टर बी बोल दिया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए मुझे दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा के कैप दिया हुआ। मैंने निकाला ए डॉट बी। जब मैं ए डॉट बी निकालूंगा तो बताओ यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2 अल्फा को मैं इधर ले जाऊंगा, इधर बन जाएगा कितना 6 इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अच्छा, एक इसका दूसरा भी तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि मैंने माना है वेक्टर बी है वेक्टर ए है, तो कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, क्या कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पर 0 है, तो मैंने इसको ऐसे ले लिया। तो अगर मैं देखूं तो इधर मान लिया मैंने वेक्टर बी और इधर मान लिया मैंने वेक्टर ए। प्रोजेक्शन पर बहुत डिटेल में चर्चा करी है मैंने, ठीक है। ये मान लो एंगल थीटा है, तो ए का प्रोजेक्शन अगर मैं बी पे निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा होता था, तो बेसिकली मुझे ए कॉस थीटा निकाल करके सॉरी 0 से इक्वेट करना है। तो जब मैं ए कॉस थीटा निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूं? मैं लिखूंगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। मैं यहाँ से ए कॉस थीटा इंटू बी लिखूंगा इसको। अब बताओ मैं यहाँ से क्या ए कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाई बी, और ये 0 के इक्वल है, तो बी एक मैग्नीट्यूड है, ले जाके 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 0 के इक्वल हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए कॉस थीटा, व्हाट इज ए कॉस थीटा? ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। भाई ए कॉस थीटा क्या? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। और ये इधर गया 0 से इक्वेट हो गया, तो किसके इक्वल हो गया? ए डॉट बी। और ए डॉट बी किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। तो बेसिकली बात हम वही कह रहे हैं कि आप ए कॉस थीटा निकालने का मतलब ए डॉट बी निकाल रहे हो, 0 है तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा 0, और वही चीज़ हमने यहाँ पे निकाली है, ए डॉट बी निकाल के 0 कर दिया, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट बेस में सवाल पूछ ले कि अगर किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर 0 है, दैट मीन्स कि वो वेक्टर आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा स्टेटमेंट पूछे तो आपको पता ही है कि ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा। समझ आई बात? तो ऐसे जो जैसे इस नीट में जो एग्जाम में सवाल पूछा, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को थियरी में कन्वर्ट करके सवाल पूछा हुआ है। स्टेटमेंट बेस में 2-4 सवाल हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, फिर उसके ऑप्शन आपको मैच कराना है कि क्या ऑप्शन सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो इसलिए आपकी कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ये बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया। एंगल थीटा, तो इस वेक्टर को अगर मैं तोड़ूंगा तो एक वेक्टर तो बी के अलोंग इधर आएगा और वो ए आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। ए अलोंग बी, इसका मैग्नीट्यूड ही पूछा, और एक वेक्टर इधर आएगा, तो उससे मुझे मतलब नहीं है, बी के अलोंग यही तो आ रहा ए कॉस थीटा। तो बेसिकली एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग आ रहा है ए कॉस थीटा, मुझे यही निकालना है, ठीक है। अब मुझे इसको निकालने का तरीका क्या है? मुझे इसे निकालने का तरीका है कि मैं अगर ए डॉट बी लिखूं तो मैं लिखूंगा ए बी कॉस थीटा, और मुझे यहाँ चाहिए क्या? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का मतलब ए कॉस थीटा चाहिए। तो मैं अगर यहाँ से ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बस आपको इतना ही करना है। अच्छा, ये कंपोनेंट वाली बात भी मैंने डिस्कशन में करी है जब प्रोजेक्शन पढ़ाया था। तो प्रोजेक्शन पढ़ाया था तो प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि कंपोनेंट, जैसे मान लो कि आपको सवाल में पूछ लिया कि ए का प्रोजेक्शन बताओ बी पर, तो इसका मतलब ए का कंपोनेंट ही बताना है बी पर,
प्रोजेक्शन और कंपोनेंट दोनों का अगर कंसेप्चुअल टर्म में बात करें तो ये दोनों सेम बातें होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बेसिकली ए डॉट बी डिवाइड बाई बी निकालना है, तो मैं अब की बार डायरेक्ट ए डॉट बी लिख रहा हूँ। देखो ए, यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ +2 है, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब -1 होगा, यहाँ पर +2, -1 का +2 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट होगा 2 तो ये हो गया 6 और ये हो गया रूट में 9 बाहर निकालोगे तो 3 हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 2 मीटर आएगा। समझ आई बात यहाँ तक? फटाफट से सब लोग बताएंगे कि समझ आया या नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो बेसिकली प्रोजेक्शन और कंपोनेंट दोनों सेम बातें हैं, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल बहुत बढ़िया है जेईई मेंस का, लेकिन इस साल का जो नीट का पेपर है इसके अकॉर्डिंग ऐसे सवाल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मुझे दिया हुआ है कि टू फोर्सेस P + Q एंड P - Q वेयर P इज परपेंडिकुलर टू Q when act at an angle θ1 to each other, the magnitude of their resultant is इतना, where they act at an angle θ2 the magnitude of their resultant is इतना। This is possible only when θ1 is less than θ2। ये स्टेटमेंट 1 दिया है। स्टेटमेंट 2 दिया है इन दिस सिचुएशन गिवन अब θ1 इतना एंड θ2 इतना दिया, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें इन दोनों स्टेटमेंट में से चूज करना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा चलता हूं, मैं एक नया पेज ले लेता हूं, यहाँ पर सॉल्व करता हूं। मुझे दिया है कि वेक्टर P और वेक्टर Q आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा 90 होगा। मुझे कह रहा है कि एक वेक्टर मैंने माना और उस वेक्टर को मैंने मान लिया P + Q, ठीक है। और एक वेक्टर ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है। और ये बोल रहा है कि P - Q वेक्टर है। कह रहा है सवाल में पहले स्टेटमेंट में कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है व्हेन एक्ट एन एंगल ऑफ θ1 द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इतना दिया हुआ 3P² + Q², ठीक है। अच्छा जरा देखो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं ए वेक्टर R बन गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। मैंने माना कि एक वेक्टर R हो गया जो R1 + R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो मैं रूट में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा P वेक्टर + Q वेक्टर, ठीक है। P वेक्टर + Q वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस P वेक्टर - Q वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2P - Q वेक्टर इंटू P + Q वेक्टर इंटू इनके बीच का एंगल cos थीटा, ठीक है। देखो मैंने एक वेक्टर मान लिया इधर R1 जो है P वेक्टर + Q वेक्टर, मैंने एक वेक्टर इधर मान लिया R2 जो है P वेक्टर - Q वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट जो मैंने निकाला इधर R आया और ये रिजल्टेंट का जब मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा, मान लेता इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में R1² + R2² + 2R1 R2 cos थीटा होता है, ठीक है। तो R1 की जगह आप ए रखोगे और R2 की जगह आप ए रखोगे, वही मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, P + Q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट में P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। मान लेते हैं P और Q के बीच अल्फा, और अल्फा कितना है 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी
जीरो। तो बेसिकली R1 का मैग्नीट्यूड आ गया रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और R2 का मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगा तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, R2 भी लिखूंगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जब माइनस होता है तो माइनस का 2pq कॉस अल्फा आता है। आपको पता है कि पी क्यू के बीच का एंगल 90 है तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से R2 भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब जरा मैं इसको लिखूं तो ये हो गया R1 स्क्वायर और ये है R2 स्क्वायर, ये क्या है R1 है और ये है R2। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं इनको तो ये क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर मेरे पास कितना आया, देखो इसको छोटा करूं थोड़ा, तो R1 जो मेरे पास आया हुआ है वो रूट में इतना है, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरह R2 का स्क्वायर करूंगा तो ये भी बन जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जो है, एक मिनट जरा देखो, ये रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों सेम चीजें हैं, तो रूट रूट क्या हो जाएगा आपस में, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 टाइम्स ऑफ ये बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बना। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मान लेते हैं कि थीटा 1 पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, थीटा 1 पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ ये इक्वल है किसके ये दे रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस सॉरी 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स बन रहा, पहले वाले स्टेटमेंट में 2 टाइम्स बन रहा, 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कब बनेगा, कब बनेगा, जरा इधर देखते, एक बार स्टेटमेंट देख लेते। पहला क्या कह रहा है, पहला बोल रहा है 3 टाइम्स बोल रहा है, और दूसरे स्टेटमेंट में जब थीटा 2 है तो थीटा 2 टाइम्स बन रहा है। ठीक है, तो थीटा 1 पे 3 टाइम्स बन रहा है। ठीक है, जरा देखो थीटा 1 पे 3 टाइम्स बन रहा है ना, तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। कब होगा, अगर मैं थीटा 1 को जैसा दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा 60 मान लूँ तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 1/2 हो जाएगी, 1/2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन गया। समझ आई बात यहाँ तक। ठीक है, इसका मतलब कि थीटा 1 पर ये बन रहा है तो थीटा 1 वाला स्टेटमेंट सही है। अब मुझे कह रहा है कि थीटा 2 अगर मैं लेता हूँ 90, तो थीटा 2 अगर मैं 90 लेता हूं तो जरा एक बार 90 यहां पर पुट करके देखो भैया, 90 पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा। ठीक है, ये 3 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कब, जब थीटा 60 हो और थीटा 90 हो। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या सही बोल रहा है, कह रहा थीटा 1 पर, अच्छा थीटा 1 लेस देन थीटा 2, तो जरा देख लेते हैं, थीटा 1 60 थीटा 2 90, तो थीटा 1 लेस देन थीटा 2 है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पॉसिबल कब है, जब है 60 90, तो दूसरा भी सही है। आप देखो दोनों यही कंडीशन मैंने लिया था, तभी ये जाके रिजल्टेंट मेरे पास मिला था। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 ऑल्सो ट्रू, 1 और 2 आर ट्रू, तो दोनों ट्रू है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात यहाँ तक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए ओ बी और ओ सी इन द गिवन फिगर आर इक्वल। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है सबका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबके मैग्नीट्यूड को आर बोल देता हूं। ठीक है, सबके मैग्नीट्यूड को मैंने बोल दिया आर, ए भी आर हो गया, ए भी आर हो गया और ए भी आर हो गया। ठीक है, अच्छा ये सारा आर हो गया। मुझे बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी बताना है और tan में बताना है। तो मैंने एक काम करा, पहले ओ ए ओ बी ओ सी निकाल लेते हैं। तो अगर मैं ओ ए वेक्टर लिखूं तो मुझे बताओ ये यहाँ से एंगल 30 बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है ओ ए वेक्टर, मैं एक एक डायग्राम बना बना के कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, यहाँ से ओ है, ए है, ये आर है, ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो बताओ आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा आर कॉस 30 और एक कंपोनेंट इधर जाएगा आर साइन 30 जाएगा। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर जो मेरे पास आ गया आर कॉस 30 का मतलब √3/2r हो गया, प्लस ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको आई लिखेंगे ना, ये आई डायरेक्शन में है,
प्लस ऊपर जा रहा आर साइन 30, तो इसको मैं लिखूंगा r/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है, इसी तरह मेरे पास ओ बी है, तो ओ बी कहाँ है इसको देखो, इसको फिर से इरेज करके बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो इधर है मेरे पास एक्स वाई और ए हो गया बी, ए हो गया ओ, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो जब इसका कंपोनेंट करोगे तो आर कॉस 60 जो है इधर आ जाएगा और नीचे आएगा आर साइन 60 आएगा। ठीक है, तो जब मैं ओ बी लिखूंगा तो ओ बी मेरे पास आ गया आर कॉस 60, आर कॉस 60 का मतलब r/2 और ये हो गया आई कैप क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा, आर साइन 60 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस जे यूज करोगे, तो हो जाएगा r√3/2 जे हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ओ सी वेक्टर मुझे इधर कहीं दिया है, तो ये सी हो गया और ये एंगल दिया है 45 डिग्री, ये आर है, तो इसका कंपोनेंट करोगे तो आर कॉस 45 इधर हो गया और इधर आ जाएगा आर साइन 45। तो देखो ये माइनस आई और प्लस जे में है, तो मैं ओ सी लिखूंगा, तो ओ सी लिखूंगा आर कॉस 45 है तो ये 1/√2 हो जाएगा और माइनस का आई आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास ओ सी r/√2 माइनस का आई कैप और प्लस आएगा क्योंकि जे ऊपर वाला है, देखो ये वाला कंपोनेंट ऊपर जा रहा है आर साइन 45, तो r/√2 जे कैप आ गया। ठीक है, मुझे कह रहा है कि ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ बी, तो ओ ए हो गया प्लस ओ बी माइनस ओ सी करेंगे, जब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से माइनस ओ सी करेंगे तो ये सारा साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब मैंने वो वेक्टर मान लो कि आर मान लिया, अब सबको देखो ये सारे क्या हैं प्लस प्लस है, तो ये सारा तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा तो मुझे बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r√3/2 प्लस इधर से कितना बन रहा है r/2 प्लस इधर से कितना बन रहा है r/√2 और ये हो गया आई कैप। और जे वाला कंपोनेंट देखें अगर हम तो प्लस लिख लेते हैं, देखो जे यहाँ से r/2 है, यहाँ से माइनस का r√3/2 आ रहा है, यहाँ से माइनस का r/√2 आ रहा है। ठीक है, और ये हो गया जे कैप हो गया। ठीक है, अच्छा मेरे से बोल रहा है टेन थीटा पूछा, कहाँ से पूछा एक्स एक्सिस से। मैंने आपको बताया था कि जब आपको एंगल एक्स एक्सिस से पूछेगा तो उस समय जब आप टेन थीटा लिखोगे तो ये जो टेन थीटा बन जाएगा जे वाला कोफिशिएंट परपेंडिकुलर बनेगा और आई वाला क्या हो जाएगा बेस बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं आर लिखूं तो कॉमन क्या हो सकता है, r/2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो इधर हो जाएगा r/2 मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ से बचा -1, यहाँ से बचा √3, यहाँ से ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तब ये r/2 बनेगा और ऊपर बचेगा माइनस का √2 होल डिवाइड बाई आई का कॉफिशिएंट, इसमें से भी मैंने r/2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा √3 प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर r/2 ले लिया, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब बनेगा ये 2 और r/2 बाहर हो गया तो ऊपर की तरफ बचा प्लस का √2। ठीक है, r/2 से r/√2 कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1 - √3 - √2 डिवाइड बाई 1 + √3 + √2, तो 1 - √3 - √2 डिवाइड बाई 1 + √3 + √2, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। समझ आई बात यहाँ तक? तो बेसिकली ये थोड़ा सा जेई में है तो लेंदी सवाल दिया है, टफ नहीं दिया। सबका कंपोनेंट निकाला, मुझे बोल रहा है कि ये वेक्टर आपको पहले निकालना, मैंने वो वेक्टर निकाल लिया सबको प्लस माइनस करके जैसे बोला था। उसके बाद मेरे से एक्स एक्सिस से पूछा था एंगल, तो टेन थीटा लिखते समय जहां से पूछा है एक्स से पूछा है तो आई, एक्स का मतलब आई हो जाएगा, तो जे वाला उसको छोड़ के जे वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और आई वाला बेस बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया और आराम से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल ये दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम लॉ पर बहुत ही बढ़िया सवाल है, जिसका एनालिटिक्स का पोर्शन बहुत ही बढ़िया होगा, वो इस सवाल को बड़े आसानी से कर सकता है। बोल रहा है कि एक वेक्टर ए है और ए - बी के बीच का आपको एंगल बताना है। ठीक है, यहाँ पर ए, इस डायग्राम को ना मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ए यहाँ से पॉइंट है और ए वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक है, ए यहाँ से है और ए वेक्टर जो है बी दिया हुआ है, ए एंगल ए वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर है इस तरीके से और इस डायरेक्शन में ए एंगल 120 दिया हुआ है। ठीक है, और डायग्राम में इसको उल्टा करके माइनस वेक्टर बी दिया हुआ है
और एक जो है यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा देखो, मुझे ए और ए माइनस बी में एंगल बताना है, तो एक वेक्टर तो मेरे पास ए हो गया, ठीक है, और ए माइनस बी। अच्छा यहाँ पर गिवन होना चाहिए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है बी है, ठीक है। अच्छा मैंने माइनस बी वेक्टर जो लिखा इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ भाई, वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो ये हो गया माइनस का वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और ये माइनस का वेक्टर बी, तो इनका रिजल्टेंट यही जाएगा, हमें पता है, ठीक है, कि जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया था तो ए माइनस बी यही रिजल्ट आया था, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर ए माइनस बी। तो बेसिकली अब आपको एंगल पूछा किसका है, ए माइनस बी और ए के बीच का एंगल, ठीक है। जरा यहाँ से देखो, ए माइनस बी ए बन गया और वेक्टर ए बन गया, तो आपको एंगल ए पूछा है tan अल्फा, ठीक है। अब मैं अगर tan अल्फा लिखूं तो मैं tan अल्फा लिखूंगा तो मैं कैसे लिखता था, जिससे ले रहे हैं उसको छोड़ूंगा, दूसरे को पकड़ूंगा और उसका साइन का कंपोनेंट लूंगा, लेकिन दूसरा यहाँ पर है माइनस बी। अच्छा माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो बी ही होगा भाई, माइनस बी का मतलब कि वेक्टर को रिवर्स करके आपने लिख दिया, बस इतना ही दिखा रहा। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर जरूरी ये है कि ए वाला एंगल पता चलना चाहिए मुझे। क्या मैं ये एंगल किसी तरह पता कर सकता हूँ? अगर कोई मुझे बताया तो किसी तरह एंगल मैं निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ठीक है, तो और ए लाइन है, ये दोनों सीधी लाइन है, मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, बट आप देखोगे तो भैया एक वेक्टर को आप रिवर्स करोगे तो लाइन तो सीधी बनेगी, एक लाइन ए है और एक लाइन ए, तो ए एंगल और ए एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा, मतलब 120 होगा। अब जब इसी वेक्टर को आपने पैरेलली शिफ्ट करा है तो जो ये एंगल है, ये भी तो एंगल, ए एंगल और ए एंगल दोनों सेम ही होगा। क्यों? देखो एक सीधी लाइन है, आपने दो पैरेलल लाइन खींच दिया तो ए एंगल और ए एंगल बराबर ही तो होगा भाई, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक सीधी लाइन है, तो इसका मतलब ये एंगल हो गया 120 डिग्री। तो अगर मुझे लिखना है तो अब ए और बी के बीच का एंगल भी मिल गया, तो मैं जो tan अल्फा लिखूंगा, मैं लिखूंगा बी, कहाँ से लिख रहा हूँ, ए से, तो ए को छोड़ूंगा, उठाऊंगा बी को, उसका मैग्नीट्यूड लूंगा और दोनों के बीच के एंगल का साइन वाला पार्ट लूंगा, ठीक है, डिवाइड बाई जो वेक्टर जहां से लिख रहा हूं उसका पूरा मैग्नीट्यूड लिखूंगा और जो छोड़ा था उसके कॉस का कंपोनेंट लूंगा 1/2। अब आपको साइन 120 और कॉस 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो साइन 120 की वैल्यू क्या होती है नहीं पता, तो साइन 90 + 30 से निकालोगे और साइन 90 + 30 कॉस 30 बन जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 120 निकालना है तो कॉस 90 + 30 करोगे, कॉस 90 + 30 माइनस साइन 30 बनेगा और माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। तो यहाँ से देखो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, तो जो tan अल्फा आ जाएगा मेरे पास ये b√3, या ऐसे लिखूँ √3b/2 होल डिवाइड बाई a माइनस b/2। इसको सॉल्व करूंगा तो √3b/2 आ जाएगा होल डिवाइड बाई 2a माइनस b/2, 2 से 2 मर जाएगा तो हो जाएगा √3b डिवाइड बाई 2a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास अल्फा आएगा, देखो इधर घुमा के लिख रहा हूँ, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स कितना बचा √3b डिवाइड बाई 2a माइनस b, ये हो गया मेरे पास अल्फा। अल्फा हो गया tan इनवर्स √3b/2a माइनस b, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बढ़िया सवाल था, एनालिसिस पर्पज से अगर आप देखोगे तो पैरेललोग्राम लॉ का बहुत ही अच्छा सवाल है, जेई मेंस में पूछा हुआ है और नीट वाले भी अब जेई मेंस के सवाल से बिल्कुल नहीं भागेंगे, उनको भी ऐसे सवाल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, चलो अच्छा एक सवाल और डिस्कस करेंगे, इसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, बाकी के जो सवाल हैं वो अगले लेक्चर में आएंगे, ठीक है। मेरे से बोल रहा है कि दो वेक्टर है x + y हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ y दे रखा है, ठीक है। इसको मान लो मैंने मान लिया सपोज x, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ x - y इज n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x + y। तो सवाल में ऐसा बोला है कि x - y का मैग्नीट्यूड जो है n टाइम्स ऑफ x + y दिया हुआ है, ठीक है, x + y दिया हुआ है। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं रूट में x² + y² + 2xy और cos थीटा। मान लेते हैं कि जो x वेक्टर है और जो y वेक्टर है इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ रूट में x² + y² प्लस, अच्छा माइनस है तो यहाँ पर -2xy आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा यहाँ से, इसको देखो ये हो जाएगा माइनस का 2xy cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पर 2xy प्लस का
कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैं स्क्वायर कर दूंगा। अच्छा, y की जगह मैं x पुट कर दूंगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ भी 2x स्क्वायर। तो मैं यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर बनेगा क्योंकि यहाँ y पुट करोगे, और फिर मैं 2x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है यहाँ से। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, चलो देखो इसको सॉल्व करता हूँ। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा को एक तरफ लिख लेते हैं, तो इसको उठा के मैं इधर ले जाऊंगा और इसको उठा के इधर ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर, और इधर ला कर ना कॉस थीटा डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ। अच्छा, लिख देता हूँ n स्क्वायर कॉस थीटा, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस का कॉस थीटा बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है और n स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस n स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस n स्क्वायर। तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो अब मैं इधर लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस n स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास थीटा, कॉस इनवर्स 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस n स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया ए। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, इसमें लगभग मेरे ख्याल से 13-14 सवाल और बाकी हैं। ठीक है, तो इसको अगले लेक्चर में हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो तब तक पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आओ, वीडियो देख करके आओ अगर कहीं पर प्रॉब्लम है, उसके बाद शीट सॉल्व करने बैठो, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है इसमें। ठीक है, चलो।